बचपन से एलर्जी होती है, या हम पैदा उस एलर्जी के, हमारा जैसे इम्यून डिसऑर्डर जैसे होता है तो पैदा ही उसके साथ होते हैं। या बच्चों का आपने देखा होगा कि स्टफी नोज हमेशा रहता है और उनकी नाक बहती रहती है, स्नीजिंग होती है, रनिंग नोज होता है, और कानों में ईचिंग या गले में खुजली होता है, और गले के ऊपर का जो रूफ रहता है, थ्रोट के ऊपर का थ्रोट पेन होता है, माउथ के ऊपर का रूफ, वहां पे ईचिंग होती रहती है उनको, और आंखों में ईचिंग होती रहती है, वाटरी आईज होती रहती है, पानी आंखों में से निकलता रहता है, आस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वीजिंग की प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस, सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लगता है, या शॉर्ट ब्रेथ मतलब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, शॉर्टनेस सांस में होती है उनकी, प्रॉपर सांस नहीं होता। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और इसके साथ साथ वॉमिटिंग होता है, डायरिया जिसको लूज मोशन बोलते हैं, तो कॉफ होता है, कोल्ड एंड कफ, लो बीपी होता है। और सर ये सारा मैं बाद में जब मैं बोलूंगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगी सर। श्योर श्योर श्योर, यस। मैं बस हाँ। सेटिंग कर रहा हूँ, आप हाँ उसको जी, धीरे धीरे ये नोट सारी स्लाइड्स मुझे चाहिए, सारी स्लाइड्स हमने इनको दिखानी बस है। सेटिंग की, मैं सिर्फ सेटिंग कर रहा हूँ मैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। जी। और बच्चों को रैशेज होते हैं, ईचिंग होते हैं, स्किन पे रेडनेस होती है, तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में नहीं बड़ों में भी होते हैं, मतलब चाइल्डहुड से हमारे साथ ही ये बड़े होते हैं ये सिम्टम, जो चाइल्डहुड एलर्जी है। और उसके बाद आती है इंडोर। इंडोर एलर्जीज में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे इंडोर का पेंट आ जाता है, पेंट की, या डस्ट एलर्जी आ जाती है, या जो फंगस होता है, जैसे किचन और बाथरूम में ज्यादा फंगस रहता है, उसकी एलर्जी, जहाँ पे भी वेट एरिया होता है फंगस रहता है वहां की एलर्जी हो जाती है हम लोगों को। और घर में जो कारपेट होता है, और डस्ट जो ठीक से डस्टिंग नहीं करते, तो घर में जो भी चीजें होती है उससे विंटर में ये एलर्जी बहुत कॉमन होती है। और रेस्पिरेटरी की एलर्जी भी घर से ही शुरू होती है, ज्यादातर हम टाइम घर पे बिताते हैं। तो इसमें इसके अलावा स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब शायद पतझड़ बोलते हैं स्प्रिंग के सीजन को, तो जो मौसम चेंज होता है तो पतझड़ के टाइम में पोलन की एलर्जी, इसका कोई क्योर नहीं है, बट थैंक गॉड आप जिंक और मल्टीविटामिन से और टी पोली से इन एलर्जीज को ठीक कर सकते हैं, और अदरवाइज इसका कोई क्योर नहीं है। समर एलर्जी, समर में जैसे यूजली पोलिन, पोलिन को जो फूलों के बीच का एक येलो पार्ट होता है उसको पोलिन बोलते हैं, मैं हिंदी में समझा देती हूँ। और ग्रास का हो गया, वीड का हो गया, जब भी नए प्लांट्स आते हैं उसकी वजह से भी काफी एलर्जी, कोल्ड और स्नीजिंग और इरिटेशन, आंखों में खुजली और गले में खुजली, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। फॉल एलर्जी, फॉल एलर्जी जो होती है, ये जैसे रैग हो गया, रैग मतलब कारपेट, वुड से हो गया, वुड का पाउडर हो गया, मोल्ड, मोल्ड को बोलते हैं, फंगस, फंगस को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और डस्ट एलर्जी होती है, और डस्ट माइट्स मतलब जो डस्ट के अंदर, वो हम आपको पिक्चर में दिखाएंगे, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उसकी वजह से होती है। और विंटर की एलर्जी जो होती है, विंटर एलर्जी हमें, ज्यादातर हम इंडोर रहते हैं तो वो एलर्जी को इंडोर एलर्जी ही माना जाएगा। और जो कि डस्ट भी होती है, मोल्ड मीन्स फंगस होता है, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम घर पे ही बिताते हैं। तो हे फीवर, हे फीवर जो है वो सीजनल रहता है, सीजनल एलर्जी होती है, जबकि प्लांट्स पॉलिनेशन, पॉलिनेट करते हैं, पॉलिनेट मतलब अब प्लांट्स का वो येलो येलो जो पार्ट, उंगली लगा तो भी चिपक जाता है, वो फ्लाइज की या हवा से उड़ के आ जाता है, तो उसकी वजह से वो सांसों से अंदर चला जाता है, तो लंग्स में चला जाता है, जिससे कोल्ड होता है, या अस्थमा होने की भी चांसेस रहते हैं। ज्यादातर 25 मिलियन लोगों को पॉलिन एलर्जी इंडिया में, पूरी दुनिया में है। पॉलिन जैसे पेड़ों के नए पत्ते आना, ग्रास से या वीट, वीट से, मोल्ड जिसको फंगस या और काई भी बोलते हैं, तो वो एज सच ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादातर लोगों को काफी लोगों को ये सडन रिएक्शन होता है इसका।
तो वो जब भी इसके पीछे इसके पास जाते हैं, जिसको मोल्ड या फंगस बोलते हैं, तो उनको एलर्जी शुरू हो जाती है, स्नीजिंग या ईचिंग कुछ भी शुरू हो जाता है। डस्ट एलर्जी तो वो तो सबको पता है, डस्ट एलर्जी बहुत कॉमन एलर्जी है। झाड़ू लगाओ घर में तो भी लोगों को स्नीजिंग शुरू हो जाती है, कोई कपड़ा झाड़ो या कारपेट झाड़ो, कुछ भी झाड़ो, वो डस्ट के पार्टिकल्स अंदर जाते हैं जो सांस लेने में तकलीफ होती है, और वही डस्ट जाके आपके नोज के थ्रू आपके लंग्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो अस्थमा भी हो सकता है। और डॉग्स और कैट्स, पेट्स एलर्जी वो भी घर में ही होते हैं। डॉग से 37 to 47% लोगों को एलर्जी है, और कैट से सिर्फ 10%, क्योंकि उनकी जो फर के अंदर जो डस्ट मॉलिक्यूल्स बैठे होते हैं, हम रोज तो नहलाते नहीं है, तो उसको छूते हैं, टच करते हैं, कुछ लोग तो किस भी करते हैं, सांस फुलाते हैं, तो वही डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उससे भी सेम सिम्टम्स हो सकते हैं, इरिटेशन ऑफ आईज, थ्रोट और नोज, रनिंग नोज, तो गले में खुजली, तो वो सब हो सकता है। फूड एलर्जीज, फूड एलर्जी जो है, दूध किससे, दूध की बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मिल्क एलर्जी, जिससे वीजिंग होती है, वॉमिटिंग भी होती है। हीव्स, हीव्स इंग्लिश में बोलते हैं, हीव्स को हिंदी में स्किन के ऊपर रैशेज आ जाना, या मोटा मोटा स्किन हो जाना कहीं कहीं से, वो हीव्स हम आपको फोटो में नेक्स्ट दिखाएंगे भी। कुछ लोगों को दूध से लूज मोशंस हो जाते हैं। एक और एलर्जी दूध की वजह से होती है, जिसको कासिन एलर्जी बोलते हैं, जिससे पिज्जा खाने से या दूध पीने से होठों पे स्वेलिंग आ जाती है, या स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है, या मुंह पे रैशेज, कहीं पे भी बॉडी पे रैशेज आ जाती हैं, ईचिंग आ जाती है, तो उसको कासिन एलर्जी बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को एग से एलर्जी होती है, वीट से एलर्जी होती है, और नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, फिश खाने से एलर्जी होती है, काफी लोगों को सोया से भी एलर्जी होती है। ये एलर्जी से, खाने वाली एलर्जी से, या तो वो ब्रेथलेस हो जाएंगे, शॉर्ट ब्रेथ हो जाएगा, या फिर उनके स्वेलिंग कहीं ना कहीं चेहरे पे या बॉडी पे स्वेलिंग आ जाएगी, रैशेज हो जाएंगे। रैशेज एक एक जगह छोड़ के भी हो सकते हैं, जैसे डॉट्स होते हैं, या ऐसे लाइन में भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के रैशेज, रेड रेड रैशेज आ सकते हैं बॉडी में। स्किन एलर्जी, जो स्किन एलर्जी है, ये भी इसको ही हिप्स बोलते हैं, जिसमें स्वोलन स्वेलिंग होती है, पेल हो जाता है, वो बम्प जो में से ऊपर ऊपर उठे होते हैं उसको बम्प्स बोलते हैं, बम्प पैचेस की तरह हो जाता है, तो वॉट्स और वही लाइंस वगैरह आ जाती हैं, छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। तो और लोगों को पॉइजन से एलर्जी होती है, जैसे आईवी, IVY, एक ट्री प्लांट का नाम है, आईवी और ओक, ओक पंजाब में, नॉर्थ में तो बहुत फेमस है ओक, तो ओक और मैक, ये पेड़ जो पॉइजनस ट्रीज हैं, तो उनसे भी काफी लोगों को ईचिंग होने लगती है, रैशेज आ जाते हैं। और नेक्स्ट है इंसेक्ट स्टिंग, जो इंसेक्ट कोई भी बाइट करता है उससे जो एलर्जी होती है, वो जैसे हनी बी हो गया, वास्पर हो गया, और येलो जैकेट, येलो जैकेट नॉर्थ में एक ब्लैक एंड येलो कलर की मधुमक्खी, नहीं पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मोटी सी होती है, बहुत बुरी तरह से वो काटती है, वो हो गया। हार्मेट हो गया, एंड्स हो गया, फायर एंट, फायर एंट को, जिसको वो बड़ा एंट से थोड़ा बड़ा कीड़ा होता है, पंजाबी में जिसको काडा भी बोलते हैं, तो वो बड़ा एंट होता है, मोटे वाला। उसके अलावा स्किन एलर्जीज में आ जाता है हमारा सन एलर्जी, सन बर्न, सन बर्न से, सूरज से कैंसर भी होता है, तो स्किन एलर्जी भी लोगों को होती है, वही जब धूप में जाते हैं, पित्त निकल आती है, या रैशेज आ जाते हैं, या लाल हो जाती है स्किन, ब्रेक डाउन होने लगते हैं, मतलब झुलस जाती है एकदम से। कॉस्मेटिक, आप कोई भी मेकअप यूज करते हैं, तो वो मेकअप की वजह से आपके फेस पे या लिप्स पे या कहीं पे भी एलर्जी हो सकती है,
तो कॉस्मेटिक की भी लोगों को प्रॉब्लम, एलर्जी होती है। एंड ज्वेलरी से होता है लोगों को, ज्वेलरी पहनने से, स्पेशली निकल की ज्वेलरी पहनने से। तो आई एलर्जी में होती है, तो आईज में जैसे रेडनेस हो जाती है, वाटरी आईज होता है। और ड्रग्स एलर्जी जो केमिकल से होती है, मेडिसिन से जो एलर्जी होती है, तो एक तो पेनिसिलिन से होती है, दूसरा है एस्प्रिन से होती है। एस्प्रिन तो शायद अभी बंद हो गया है, बट पेनिसिलिन भी शायद बंद हो गया है। इनका इसका रिएक्शन जो मेडिसिन से ऐसी वाली होती है, वो तो एकदम जानलेवा जो मेडिसिन से होती है। मैं ये बताना भूल गई आपको, शुरू इससे करना था, एलर्जी होती क्या है। जब भी कोई फॉरेन मतलब बाहर की चीज हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं करती और रिएक्ट करती है, तो उसको एलर्जी बोलते हैं। बाहर की कोई भी चीज, जैसे वो डस्ट है बाहर का, या मिल्क, कुछ भी ले लो आप, पॉलिन है, तो बाहर की चीज हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं करती और रिएक्ट करती है, तो उसको ही एलर्जी बोला जाता है। तो जो इंडोर का मैंने बताया, वो पेट्स का हो गया, पेंट का हो गया, हाउस डस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, और घर में जहां पे भी वेट एरिया है वहां हो गया, स्पेशली आपका बाथरूम और किचन। और ये सारा अभी अभी थोड़ी हम स्लाइड्स दिखाएंगे। सर स्लाइड्स दिखाइए प्लीज, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूं इनको सबको। यस मैम। हाँ जी, ये ड्रग एलर्जी लिखा हुआ है। तो इसमें ड्रग एलर्जी में आप देख सकते हैं कि मेडिसिन का नाम तो नहीं दिया हुआ मैंने, पर इसमें ड्रग एलर्जी रिएक्ट करती है आपके पेट को, इंटेस्टाइन को, जो भी आप दवाई खाते हैं तो उससे आपको रिएक्ट करती है। आगे सर। फूड एलर्जी, फूड एलर्जी जैसे मैंने बोला, दूध है, और बहुत पिज्जा है, और बहुत सारी चीजें हैं। वीट एलर्जी, जैसे लोगों को वीट एलर्जी इज वेरी कॉमन, लोगों को वीट एलर्जी का आगे नेक्स्ट हम दिखाएंगे। नेक्स्ट सर। इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट, इंसेक्ट में आपके कॉकरोचेस आ जाते हैं, माइस आ जाते हैं, और हनी बी आ जाती है, और घर में जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं, तो इसलिए प्लीज अपने घर की साफ सफाई का ठीक से ख्याल रखिए। तो आगे सर। ये है लाटेक्स, मींस जो भी रबर से, नेचुरल रबर से बनी हुई चीजें हैं, जैसे कि ग्लव्स हैं, बैलून्स हैं, कॉन्डम्स हैं। तो जो भी प्लास्टिक से चीजें बनी हुई है, तो उससे आप लोगों को एलर्जी हो सकती है। मोल्ड एलर्जी, यही मोल्ड जो मैं बोलती हूँ, फंगस, फंगी लिखा हुआ है इसमें, तो फंगस की वजह से, फंगस आपके अराउंड में कहीं पे भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला, हो वेट सरफेस पे ज्यादा फंगस होती है वहां पे। तो अभी आपकी पेट एलर्जी है। पेट एलर्जी मतलब वही जो घर में आपने पेट्स रखे हुए हैं, डॉग रखा हुआ है, टर्टल रखा हुआ है, कैट रखी हुई है, तो उनको उनको उनकी फर में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। पोलन एलर्जी जो है, ये जो फूलों के बीच मैंने बोला पॉलिन आता है, तो जिससे हे फीवर भी होता है, जो येलो वाला पार्ट होता है वो हवा से उड़ के अगर आता है, ये जब विंड ज्यादा चलती है तो पॉलिन ज्यादा उड़ता है, जिसकी वजह से आपको कोल्ड, कफ, स्नीजिंग और ब्रेथलेस, वीजिंग हो सकती है। नेक्स्ट। ये देखो, ये पॉलिन दिखाया है जो फूल के बीच वाला येलो येलो है, ये डस्ट माइट्स, जो डस्ट के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमें वैसे नंगी आंख से दिखाई नहीं देते। तो ये सेकंड वाला वो बैक्टीरिया है, और जो थर्ड वाला है वो मोल्ड, मींस जो फंगस, जो जिसको काई भी बोलते हैं। नेक्स्ट। ये एलर्जी किस किस से चीज से ट्रिगर होती है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉलिन की वजह से होता है मेनली ये। नेक्स्ट। हाँ, एनिमल की वजह से होता है, जैसे एनिमल के यूरिन से भी होता है, एनिमल के यूरिन से होता है, और एनिमल के फर के अंदर जो भी एनिमल डैनर की वजह से भी होता है, जितने भी आपने पेट्स घर में रखे हुए हैं। इंसेक्ट, कॉकरोच की वजह से भी मैंने बोला है, कॉकरोच, और जो वार्डरोब के अंदर फिश, सिल्वर फिश होती है, उसकी वजह से भी होता है। तो ये लैटेक्स, जो हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, जो कि नेचुरल रबर है, उसकी वजह से होता है। ये ज्वेलरी, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप पहनते हो,
तो उनकी वजह से भी होता है आपको। खाने की वजह, जो आर्टिफिशियल कलर फूड में डाले जाते हैं, उसकी वजह से भी ब्रेथलेस होती है, वीजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इंसेक्ट बाइट की वजह से जो उसकी स्वेलिंग हुई है उसकी वजह से, इंसेक्ट बाइट से ऐसे हो जाता है। मेडिसिन की जो एस्पिरिन और पेनिसिलिन की वजह से, मेडिसिन रिएक्शन की वजह से कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। कॉस्मेटिक, मेकअप का सामान सारा, किसी भी मेकअप के सामान से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको हो रही है तो प्लीज वो सामान ना यूज करें, कोई दूसरा प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। खाने से एलर्जी, जैसे कि मैंने बोला, दूध से होती है, वीट से होती है, व्हाइट फ्लावर से होती है, तो काफी फ्रूट से लोगों को एलर्जी होती है। तो ऐसे फूड जो आपको किल कर सकते हैं, और इसके लिए टेस्ट है, स्किन टेस्ट किया जाता है, 3 टेस्ट आते हैं। स्किन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, चैलेंज टेस्ट होता है। चैलेंज टेस्ट वो होता है जो कि आपको वो खाने को कुछ अलर्जन, मतलब अलर्जन वो जिनसे एलर्जी होती है, खाने के लिए आपको देंगे और इमीडिएट देखेंगे कि किससे आपको रिएक्शन हो रहा है। तो ये है डस्ट माइट। जो डस्ट के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरियाज रहते हैं, वो इस तरह से दिखते हैं, जो कि हमें नजर नहीं आते। हमारे पिल्लो में होते हैं, हमारी बेडशीट में होते हैं, हमारे डोर मैट में होते हैं, हमारे कारपेट में होते हैं, ब्लैंकेट में होते हैं, हर जगह कर्टन्स में होते हैं। हर फर्नीचर जो भी पड़ा है, बैठते हैं हम टेबल पे, डस्ट जो भी होती है, हर एक के बैक्टीरिया, डस्ट माइट ऐसे ही दिखते हैं। नेक्स्ट, ये मोल्ड जो मैं फंगस बोल रही हूँ, तो काई जो जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो ये मोल्ड है, वो इस तरह से दिखती है। नेक्स्ट, ये आपको किसी भी खाने वाली चीज से या पेरू से हो सकती है एलर्जी। नेक्स्ट, ये कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, चाहे वो गुड हो या बैड हो, चाहे वो फ्लोर क्लीनर या टॉयलेट क्लीनर की फ्रेग्रेंस, जो जिससे क्लीन करते हैं उसकी फ्रेग्रेंस हो, या अच्छे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की हो, उससे भी आपको हो सकता है। ये बैक्टीरिया देखो ऐसे दिखते हैं, जो हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। नेक्स्ट, फूलों को कभी भी स्मेल मत कीजिए, क्योंकि फूलों के अंदर पोलिन होता है, वही पोलिन आपके नाक के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो कि आपके लंग्स में जाके आपको प्रॉब्लम्स, जो कि मैं बताया है, वॉमिटिंग, डायरिया, रैशेस, कफ, लो बीपी, आस्थमा, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेड, इची, वाटरी आईज, ये सब होता है। जब भी आप खड़े होते हो, बी केयरफुल कि आप किस चीज के ऊपर खड़े हो। ये पत्तों के ढेर के ऊपर खड़ा है, और ये पतझड़ के मौसम में इसका सारा डस्ट और उसका सारा पॉलिन इसकी बॉडी में जाएगा। तो प्लीज देख के खड़े हो कि हम किस चीज पे खड़े हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर जो है, तो उसको आप जरा ठीक से रखिए, तो ये नहीं होना चाहिए। सफाई का ख्याल रखिए। हाँ, क्लीन एवरीथिंग। नेक्स्ट, अपनी बेसमेंट, आप अपनी बेसमेंट एकदम से क्लीन रखिए। तो बेसमेंट का बहुत, क्योंकि वहां हम सारा कचरा डाल के रखते हैं। ये नेक्स्ट है, अपने वॉश बेसिन का एरिया, वेट एरिया जितना भी है, चाहे वो किचन का है, चाहे वो बाथरूम का है, उसको ड्राई रखिए और अच्छे से क्लीन कीजिए। तो अपने एसी के विंड जो, क्योंकि जब एयर आती है तो आपकी वही डस्ट वाली एयर आप इनहेल करते हो, तो उसको अच्छे से क्लीन कीजिए। नेक्स्ट, अपना जो भी वॉश बेसिन और टॉयलेट का है, जहां पे भी ब्लॉकेजेस हैं, उसको हर महीने क्लीन करवाते रहिए, ताकि वहां पे कोई भी डर्ट पार्टिकल्स ना जमा हो। और अपना लैंडस्केप जो भी है, अपना गार्डन हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे पत्तों की वजह से डस्ट एलर्जी होती है। और एनिमल से दूर रहिए थोड़ा, इतना पास जाके उनको प्यार मत जताइए। नेक्स्ट, ये देखो कैसे होता है। अगर ये साइकिल देखोगे आप, ये साइकिल बहुत क्लियरली दिखाया गया है। तो जो कॉजेज ऑफ एलर्जी,
तो कैसे एलर्जी आती है, एनिमल से उसको आता है और उससे फिर कैसे आगे जाता है और हमारी एंटीबॉडीज, हमारे सेल कैसे फाइट करते हैं उससे। तो अगर तो हमारे बॉडी स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो वो फाइट कर पाएगा। अगर स्ट्रांग नहीं है तो हमें कोई भी बाहर की चीज आके हमारी बॉडी पे हावी होके अटैक करके हमें प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट अप, ये एक्जिमा दिखाया गया है जो स्किन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अप, ये भी जो मैं बोल रही थी, रेडनेस फेस पे हो जाती है, एक्जिमा का है ये भी। तो रेडनेस हो जाती है, रेडनेस इस तरह से होती है। और ये आप लोग सब लोग इसके सिम्टम्स अगर फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो वो सिम्टम्स सारे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और ये देखो किस किस पे अटैक करता है, हमारे स्किन पे अटैक करता है, हमारे लंग्स पे अटैक करता है, हमारे इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, आईज और नोज पे ये सारे एलर्जीज अटैक करती हैं। नेक्स्ट, तो कैसे आपको कोल्ड होता है, हे फीवर होता है, तो हे फीवर एलर्जी की वजह से होता है। नेक्स्ट, आस्थमा की प्रॉब्लम ऑल्सो इज ए एलर्जी प्रॉब्लम ओनली, अदरवाइज आस्थमा नहीं होता। और ये जो आंखों की रेडनेस, तो वो ईचिंग और वाटरी आईज होती है। नेक्स्ट, एग्जामा की एक और पिक्चर। नेक्स्ट, ये जो हिप्स बोलती हूँ बॉडी के ऊपर, आप इसके स्किन के ऊपर रैशेस देख सकते हो, छोटे छोटे जिस तरह से रेड रेड आए हुए, डॉट्स आए हुए हैं। और ये है एनाफिल एक्सिस, ये एक ऐसी डिजीज है मतलब जिसमें ए टू जी सब कुछ, ये हर ऑर्गन पे अटैक, मल्टीपल ऑर्गन पे ये एलर्जी अटैक करती है, जिससे इंसान की डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं। इसमें मतलब वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, कफ, रैशेज, लो बीपी भी हो सकता है। ये आपके लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी अटैक करेगा, तो आदमी एकदम ब्रेथलेस हो जाता है। ये सबसे डेंजर, और किसी चीज का रिएक्शन हो गया, जैसे पेंसिलिन का या एस्प्रिन का रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये सब होता है। थैंक यू सर। और ये आप फिर से मैं बोलती हूँ, डस्ट और किसी भी चीज को स्मेल करना, तो किसी भी चीज को, ऐसी चीज को नाक के पास मत लेके जाइए। और जो टैटू बनाते हैं, टैटू बनाने से जिन लोगों को एलर्जी होती है, तो उसकी स्वेलिंग भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। तो ये तो था मैम सारी स्लाइड्स हमारी। हाँ जी सर। जी, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो किसी एलर्जी के बारे में, दे कैन आस्क मी सर। मैम वो तो ठीक है कि एलर्जी के बारे में हम क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारे कौन कौन से प्रियांशी के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इतनी सारी आपने एलर्जीज के बारे में बताया है, कौन सी एलर्जी में हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो उसके ऊपर आप कैसे रिकमेंड करते हो, ये चीज जानना जरूरी है कि कौन सी एलर्जी कौन सा प्रोडक्ट। सर हमारी, मैंने बोला ना, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कुछ भी हमें अटैक नहीं करेगा, तो इसलिए उसके लिए जिंक बहुत जरूरी है। सारे हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो मैं ऐसे में रेकमेंड करती हूँ नॉर्मल कोल्ड कफ के लिए, कोल्ड के लिए, स्नीजिंग के लिए सबको टी पोली की चाय, साथ में जिंक डाल के, जिंक, टी पोली, मल्टीविटामिन, ये 3 प्रोडक्ट मैं हर एक को रेकमेंड करती हूँ किसी भी तरह की एलर्जी की वजह से। हाँ, जो मेडिसिन की एलर्जी की वजह से ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको साथ में सेल रेजुविनेशन भी मैं रेकमेंड करती हूँ। तो मैम जैसे एक तो आपने बताया कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमें एलर्जीज नहीं हो पाएंगी, लेकिन नहीं हो पाएगी। हाँ, ऐसा, अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो आपने बताया एक मल्टीविटामिन, जिंक और टीपोली, ये 3 यस सर, कॉम्बिनेशंस रेगुलर यूज करने से उसका जो एलर्जिक प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। यस सर। तो इसमें कॉर्डिसेप का क्या रोल है मैम। हाँ, आस्थमा वाले को, अभी आस्थमा पे, ये आस्थमा वाले को जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, उनको हम कॉर्डिसेप्स और ओमेगा, ये 2 प्रोडक्ट हम उनको दे सकते हैं।
ओके, तो मैम जैसे बहुत से लोगों को मेहंदी से एलर्जी हो जाती है, मेहंदी लगाने हाँ, से एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी आती है, मेहंदी वाली स्किन एलर्जी आती है। तो स्किन एलर्जी आती है, तो अगर यस सर। सप्लीमेंट वही चलेंगे, जिंक, टी पॉली और मल्टीविटामिन, मतलब यस सर। इतनी सारी टाइप ऑफ एलर्जी में आपके सप्लीमेंट ये तीन ही चलेंगे, हाँ जी सर। मतलब और एलर्जी कोई भी हो? यस सर, कोई भी एलर्जी हो, और साथ में मैंने बोला अगर बहुत सीवियर हो कि बॉडी अटैक नहीं कर पा रही वापस, आपके सेल्स वीक है, तो उसके लिए आप एक और एड ऑन कर सकते हैं हमारा सेल रेजुविनेशन। और सर हमारे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन तो मैं हर एक को बोलती हूँ रोज लेने के लिए, हमारे अमीनो एसिड्स। जी, एलर्जी अगर ना, अगर आप चाहते हो कि एलर्जी आपको ना हो तो आप अपनी इम्यूनिटी को अपरिच करें, अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो आपको मल्टीविटामिन, जिंक और टी पॉली, और मैम ये किस तरीके से लेना है, जिंक, और मल्टीविटामिन, टी पॉली, और कितना कितना डोज लेना है? सर टीपोली का तो और जिंक का कॉम्बिनेशन मैं हमेशा बोलती हूँ, और जबकि मैंने आपको दिखाया भी है, मैं 3 कैप्सूल उसमें डाल लेती हूँ, सेल रेजुविनेशन का और टीपोली का और जिंक का कैप्सूल। ये 3 कैप्सूल सर सुबह शाम एटलीस्ट 2 टाइम एक गरम कप, गरम हॉट बॉइलिंग वाटर में अगर आप डाल के उसको पी लोगे तो आपको कभी कोई एलर्जी नहीं होगी। तो ये आपने मतलब, और ये इजी टू कैरी भी है, आप कहीं भी अगर ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में भी गर्म पानी अवेलेबल रहता है, तो आप गर्म पानी ले, उसमें तीनों कैप्सूल डालें और उसको आराम से एंजॉय। अच्छा मैम, इसमें अगर टेस्ट एनहेंसर डाल सकते हैं, या इसका टेस्ट कैसा होता है? कई बार क्या होता है जी, सर इफ दे वांट टू ऐड हनी दे कैन ऐड हनी, डायबिटिक पेशेंट कुछ ना ऐड करे, नहीं तो आप मिंट, पुदीने के पत्ते उबाल के पुदीने का पानी, एकदम फ्रेश अरोमा आएगा, तो वो यूज कर सकते हो। और यू कैन स्क्वीज लाइम इनटू इट, आप लेमन डाल नींबू। सकते हैं, ठीक है, यस। मतलब मिंट और लेमन डालकर आप एक यस। फ्लेवर्ड उसको ड्रिंक बना सकते हो, जो आपकी एलर्जी को भी किल करेगा, कर्व करेगा, और और आपको टेस्टी भी रहेगा। टेस्ट भी, आपके टेस्ट एनहेंसर भी, मतलब टेस्ट भी आपको अच्छा रहेगा, तो ये एक अच्छा। तो मैम सिरोसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी एक एलर्जी है, जब वो अलग? नहीं सर, नहीं वो अलग है, वो सर इम्यून डिसफंक्शन है, ओके, वो अलग है, वो इसमें एलर्जी में नहीं आता। तो मैम जैसे मेहंदी की एलर्जी हो या वीट एलर्जी हो, उसके लिए भी यही प्रोडक्ट चलेंगे, वीट यस सर, एलर्जी? उस वीट एलर्जी में भी यही प्रोडक्ट चलेंगे। उसमें इनको क्या, फूड वाले में इनको सेल रेजुविनेशन साथ में ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि और प्रोटीन ले लें साथ में, वीट एलर्जी वाले प्रोटीन साथ। वीट में रखा है क्या सर, वीट इज नथिंग, वीट और राइस लेने ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बंदी होनी चाहिए। ये सिर्फ बीमारियां देते हैं, वीट और राइस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिर्फ डायबिटीज देते हैं और ज्वाइंट पेन देते हैं, सबको ज्वाइंट पेन देते हैं, तो ये 2 चीजें लेनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जिनको वीट एलर्जी है वो सेल रिजुविनेशन, टीपोली साथ में यस, और जिंक का कॉम्बिनेशन मल्टी डालकर, विटामिन। और मल्टीविटामिन तो वैसे इंटेक करना है, और इन तीनों का हॉट वाटर में कॉम्बिनेशन डालकर वो सिप सिप करके ले सकते हैं। यस सर। तो वीट एलर्जी के लिए आपने, और 2 टाइम्स इज सफिशिएंट, मॉर्निंग और इवनिंग, या इन बिटवीन सर मील? सर बहुत ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 3 टाइम भी ले सकते हैं, जैसे सुबह ले लिया खाली पेट, उसके बाद 11 बजे फिर ले लिया, उसके बाद शाम को ले लिया। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ले लिया, और फिर लंच और डिनर के बीच में ले लिया। यस तो सर। हमारा नॉर्मली जैसे टी टाइम होता है, जहाँ जैसे हमें कुछ लगता है, क्रेविंग सी लगती है कि कुछ अब खा लिया जाए, तो उस टाइम आप ये टी बनाकर ले सकते हो बढ़िया तरीके से। यस सर। जी, तो स्नीजिंग की अगर मैम प्रॉब्लम है, जैसे नोज में फ्रैक्चर हो और उसकी वजह से स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो, तो स्नीजिंग भी एक तरह की एलर्जी ही है? यस सर, स्नीजिंग इज एलर्जी, तो उसके लिए हमारा जिंक मल्टीविटामिन, मैं फिर वो 3 सप्लीमेंट बोलूंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट टाइम लगता है, टाइम लगता है। रेगुलर आप लोगे अगर 3 महीने 6 महीने तो आपको रिजल्ट दिखेगा। मैम एक चीज और बताएं, जैसे हमने टी पॉली, सेल रिजुविनेशन, जिंक का गर्म पानी में मिक्स करना है, तो क्वांटिटी टी पॉली की 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल? एक एक ले ले तीनों सर। तीनों एक एक कैप्सूल। और यस। मिंट, मिंट हमने जैसे मिंट का आपने बोला कि फ्लेवर ऐड करने के लिए मिंट आप डालें, तो मिंट हम किस फॉर्म में डालें, एज इट इज मिंट डालें, या उसको थोड़ा सा? बॉयल कर ले सर, गर्म पानी में पत्ते डाल के उसको, पानी को बॉयल कर ले। अच्छा, तो उससे टेस्ट एनहेंस हो जाएगा उसका? यस,
उसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं, अगर मिंट नहीं है तो थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाल लो या जिंजर डालो, जो भी फ्लेवर, जिंजर डालोगे तो जिंजर टी का टेस्ट आएगा, दालचीनी डालोगे तो दालचीनी का टेस्ट आएगा, मिंट का डालोगे तो मिंट टी का टेस्ट आएगा। तो मैम जो तो थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो एलर्जी है या समथिंग एल्स? थ्रोट, वो भी एलर्जी है सर। तो उसके थ्रोट, थ्रोट में इरिटेशन जो होता है और ऊपर खुजली होती है, कानों में खुजली होती है, आंखों में खुजली होती है, वो एलर्जी है सर। ओके। और वीट, वी डबल ई टी, वीट एलर्जी, ये कौन सी एलर्जी है मैम? वीट एलर्जी, वीट, WEED। वी फॉर विक्ट्री, हाँ वी, डबल ई टी। वीट, वीट एलर्जी तो हाँ, WEET सर। वी डबल ई टी है, वीट वीट वी, उन्होंने लिखा है, तो अच्छा, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। ओके बाहर जाने ओके, पे वो या घर वो पे? वो सर वो क्रीम होगी, वीट क्रीम होती है, मतलब हेयर रिमूवल क्रीम, ओके तो उससे भी एलर्जी होती है लोगों को। ओके। तो हेयर रिमूवल क्रीम कुछ लोग यूज करते हैं सर। और जो डस्ट तो एलर्जी है उसके लिए भी हमें टीपोली, जिंक, यस सर, यस सर। और सफाई का मैंने साथ साथ ये भी बोला है, सफाई का ध्यान रखें। सफाई का ध्यान मतलब डस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, हर चीज को अच्छे से क्लीन करके, जब आप सफाई कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो तो मास्क लगा के, अगर खुद कर रहे हो तो मास्क लगा के डस्टिंग करो, ताकि आप उसको इनहेल ना कर सको। तो सफाई का बहुत जरूरी। पत्तों के ऊपर भी जो डस्ट, जब पानी देते हैं पत्तों के ऊपर पानी गिरता है, तो वो डस्ट आपके ऊपर उड़ के आती है, तो उससे भी आपको आंखों में खुजली हो सकती है, नाक में इरिटेशन, स्नीजिंग हो सकती है, कोल्ड हो सकता है। और जब झाड़ू लगता है तो जहां झाड़ू लगा रही है मेड, तो वो रूम छोड़ के दूसरे रूम में चले जाए, वहां ना रहे। तो मैम जैसे, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। जैसे स्किन के ऊपर वाइट वो पैचेस आ जाते हैं, हम्म, वो भी एक एलर्जी है या? एलर्जी है, व्हाइट पैचेस जो आ जाते हैं, विकली को सर अलग प्रॉब्लम है, वो भी इम्यून डिसफंक्शन है सर। जो विटलिगो है, जो व्हाइट पैचेस वैसे छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट से आ जाते हैं, मतलब ज्यादा दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते ज्यादा, वो स्किन धूप की वजह से आते हैं। और मैम जैसे थ्रोट और ईयर में ईचिंग होती है, एलर्जी है सर। तो उसमें साइनस। हमें प्रॉब्लम मतलब कि यही प्रोडक्ट लेनी है, जिंक, यस सर, यस सर। और सेल रिजुविनेशन का कॉम्बिनेशन। हम्म, और यस एक बार सर। फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं सो दैट, जहां तक मुझे समझ में आया है, मैं आपने जितने भी हमारे साथ आज पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए हुए हैं उनको मैं आप शेयर करना चाहूंगा कि जिस भी टाइप की, किसी भी टाइप की कोई भी एलर्जी है, आप 4 प्रोडक्ट टाइम्स के बड़े अच्छे से ले सकते हैं और अपनी एलर्जी को पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, एक टेबलेट पूरे दिन भर में। उसके अलावा 3 प्रोडक्ट हैं, जिंक, साथ में आपका टीपोली, और साथ में सेल रिजुविनेशन। ये तीनों का एक एक कैप्सूल हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर में, मतलब कि गर्म पानी के अंदर आपको मिक्स करना है। अगर आपको उस पानी को टेस्ट एनहेंसर की तरह यूज करना है तो आप मिंट डाल सकते हो, पुदीना डाल सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा स्वीटन करना है तो आप हनी डाल सकते हो। अगर डायबिटिक हो तो आपको हनी नहीं डालना है। और आप लाइम का, लाइम लेमन यूज कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के आप उसको टेस्ट एनहेंस करके आप उसको, अगर क्रोनिक है तो आपको 3 टाइम लेना है दिन में, अगर नॉर्मल ज्यादा नहीं है तो आप 2 टाइम लेकर आप अपनी इस एलर्जी को क्योर कर सकते हो। और उसके दालचीनी अलावा का पाउडर डाल सकते हैं, टेस्ट अगर चेंज करना है दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, और अदरक कूट के डाल सकते हैं। अदरक और दालचीनी भी आप उसमें डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये एलर्जी ठीक हो गई है और दोबारा से वो एलर्जी ना हो, तो आपको अपनी इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करना होगा। उसके लिए हमारे पास कोडिसेप है जो आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है तो लंग्स के लिए, अस्थमा के लिए कोडिसेप और जिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही रिमार्केबल काम करता है। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस और मैं देख लेता हूं। सर एक्जिमा जो है, एक्जिमा की फोटो दिखाई थी, एक्जिमा जो है
वो काफी तरह का होता है, मतलब पित्त भी एक एक्जिमा बोल सकते हो। एक्जिमा मतलब पित्त तो छोटे छोटे दाने होते हैं, एक्जिमा होता है थोड़ा बम्पी टाइप, ऐसे बड़े बड़े रैशेज होते हैं। तो उसके लिए सर हमारा सोप यूज कर सकते हैं। तो नीम का सोप एंड टी ट्री सोप यूज कर सकते हैं। और या सर हमारा ऑरेंज वाला सोप यूज कर सकते हैं, हनी एंड ऑरेंज। और या हमारा नाना हैंड वॉश यूज कर सकते हैं उसके लिए। और उसके ऊपर जो हमारा नीम एंड आंवला हेयर ऑयल है वो लगा सकते हैं। ओके, एक बार। सप्लीमेंट वही रहेंगे, हाँ। बट नहाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स वाले सोप से लोगों को एक्जिमा होता है। तो वो उसके लिए हमारा नॉन केमिकल सोप यूज कर सकते हैं, और ऊपर अपना नीम एंड आंवला हेयर ऑयल लगा सकते हैं। एक्जिमा जिनको प्रॉब्लम है वो हमारे बाथिंग सोप, इसमें मैम नाना नाना हैंड वॉश जो है उसको भी यूज किया जा सकता है। उसको भी यूज किया जा सकता है। एलोवेरा है टी उसमें। ट्री टी ट्री को यूज किया सकते जा सकता है, नीम को यूज किया सकता है, नीम जो हमारा। एक नीम आता है जो 3 पीस का पैकेट आता है जो हैंडमेड सोप है, उसमें टी यस ट्री यस, आता है और नीम का आता नीम आता है और ऑरेंज है, आता है। ऑरेंज आता है, तीनों। तो वो तीनों सोप स्किन के लिए बहुत ही रिमार्केबल है। और साथ में अगर आप चाहें तो नाना हैंड वॉश को भी यूज कर यूज सकते कर हैं सकते हैं। बाथरूम के लिए। केमिकल वाले बाजार वाले सोप्स ना यूज करें। जी। और मैम कई बार क्या होता है कि मल्टीविटामिन लेने से कुछ लोगों को घबराहट हो जाती है, तो इसका क्या इसके solution है? लिए सर, हाँ, उनको वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, तो उसके लिए मैं उनको बोलूंगी कि हाफ टैबलेट ले लें। मतलब उनका सिस्टम इतना स्लो है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो लेट देम स्टार्ट विद हाफ टैबलेट। तो आधी टैबलेट से शुरू कर सकते हैं। ओके। तो अच्छा मैम एक चीज और बताना, ये जो हम लोग चाय बनाएंगे, जो चाय इनटेक करेंगे, वो हमें इन बिटवीन मील्स लेना, तो इट मींस वो एम्प्टी स्टमक हुआ। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो एम्प्टी एम्प्टी स्टमक उसको तो वो ज्यादा अच्छा अफेक्ट हमें इज देगा। फार बेटर, यस। जी जी जी। तो अमित जी आपको ये चला पता लग गया होगा कि ये एम्प्टी स्टमक है, क्योंकि इन बिटवीन मील्स लेंगे तो आपका मील डाइजेस्ट हो चुका होगा, तो उसके बाद आप लेते हैं तो उसका अफेक्ट आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा। परमिला जी ने हमारे पास एक पिक्चर सोरोसिस की शेयर की है मैम, वो मैं पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा। और परमिला यस सर, जी से मैं बात कर लूंगा उनसे, तो फिर हम लोग इनका पर्सनल कंसल्टेशन, कंसल्टेशन में, हाँ। हाँ, यस सर। वो शेयर कर लेंगे। तो एक बार मैम हम लोग रिपीट कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि व्हेन विल वी टेक इट। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसका आंसर है, वैसे तो मैंने रिपीट किया ही है मैम, एक बार आप भी रिपीट कर दीजिए कि हमें इसको कब और कैसे कैसे लेना चाहिए। सुबह एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं आप, जैसे 7 बजे उठते हैं तब ले सकते हैं। कोई हार्म नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, ये 100% नेचुरल है, न्यूट्रास्यूटिकल। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो एक तो सुबह एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, और दूसरा आप 11 o'clock ले सकते हैं, और तीसरा कप आप 4-5 बजे ले सकते हैं। 3 टाइम ले सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एम्प्टी स्टमक ले लो, और शाम को 4-5 बजे ले लो। तो मैम ये जो टी पॉली वगैरह ये चीज लेने से कोविड के ऊपर भी हम इसका 100%, 100% बेनिफिट सर। देख सकते हैं। 100%। तो कोविड का नामो निशान नहीं रहेगा। उसके लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, कोविड के लिए तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ ओके। कि ये 3 लेते रहो तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। वेरी क्योंकि हमारे जो सेल रेजुविनेशन है उसमें सर विटामिन सी भी है। ओके। तो मैम व्हीट और राइस आपने बोला कि ये हमें खाना ही नहीं चाहिए। वो आप हर लेक्चर में बोलती हूँ सर। वो हर लेक्चर ठीक, में आप बोलते हो कि वाइट, कार्ब्स आर नॉट गुड पांच फॉर। पांच वाइट पॉइजन के नाम आप लेते हो। तो हम व्हीट और राइस की जगह फिर क्या फूड में इंटेक करें? एक तो प्रोटीन शेक है हमारा, दैट इज देयर। प्रोटीन शेक को फाइबर में मिलाकर आप मील रिप्लेसमेंट के रूप में ले सकते हो। और उसके अलावा हम क्या क्या चीजें इन कर सकते हैं? उस दिन सर का फोन आया रात को, तो मैंने बोला मैं प्रोटीन और हाई फाइबर मिक्स कर रही थी जिम जाने के लिए, जिम लेके जाती हूँ। तो बाद में वर्कआउट के बाद एक बोतल पानी में वो 1 स्कूप डालती हूँ, शेक करके पी लेती हूँ। तो उसमें मतलब 2 स्कूप प्रोटीन के और 1 स्कूप हाई फाइबर का,
ऐसे क्वांटिटी में मैंने डब्बे में छोटे वाले हाई फाइबर में मिक्स करके रख लिया और वो बॉक्स लेके जाती हूँ। तो आप सब लोग ऐसे कर सकते हैं, आप प्रोटीन और फाइबर मिक्स करके रख लिए, 1 स्पून फाइबर का, 2 स्पून प्रोटीन के मिक्स करके रख लें। अगर आपको 2-2 डब्बे उठाने में प्रॉब्लम होती है, कभी भी दिल चाहा बोतल में डालिए, अच्छे से शेक कीजिए, पी जाइए। मिक्सी की किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल रूम रूम टेम्परेचर में और थिक, एकदम थिक थिक स्मूदी जैसा रहेगा। तो क्या बोल रहे थे सर आप? हाँ, लेना क्या है, मैं ये बोलती हूँ लोगों को, फाइबर इज मस्ट। कभी भी जैसे मैंने पहले भी बोला है, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग, लंच शुड बी लाइक ए कॉमन मैन, डिनर शुड बी लाइक ए बैगर। रात को जब मुझे भूख लगती है तो मैं क्या करती हूँ, एक ग्लास में सिर्फ हाई फाइबर डाल के पी लेती हूँ। हाई फाइबर पेट में जाके फूल जाता है, तो आपको खाना खाने की जरूरत, मतलब भूख ही नहीं लगती, तो आपका स्टमक ज्यादा फुल हो जाएगा। तो हाई फाइव, बॉडी को फाइबर ही चाहिए। ये मत सोचो कि अगर रोटी और राइस खाएंगे तभी एनर्जी आएगी। जो स्टोर्ड फैट है, स्टोर्ड फैट, वो येलो फैट हो जाता है, स्टबन फैट हो जाता है, उसको कैसे डिजोल्व करना है? उसको इस तरह से डिजोल्व करना है, जब आप एनर्जी का कुछ लोगे ही नहीं, प्रोटीन से भी एनर्जी आती है, जब आप कार्ब्स नहीं लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लोगे, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। तो बॉडी क्या करेगी, जो आपकी स्टोर्ड फैट है उसमें से एनर्जी लेने लग जाएगी। तो इस तरह से आपकी स्टोर्ड फैट धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो आपका वेट लॉस 100% होने लगेगा। मैम, बट एनर्जी आपको अच्छी मिलेगी प्रोटीन से। यस सर। जो बालों में जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार घाव भी हो जाते हैं बालों के अंदर कुछ भी लगाने से, या बालों के सिर में एक्साइमा भी हो जाता है, आई थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है, तो उस केस में हम क्या क्या कर सकते हैं? ऑयल, अपना हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं? 100% और सर, 100%। और और ऑयल लगाने के बाद वो टॉवल को सर गर्म पानी में रख के, या माइक्रोवेव है तो वेट टॉवल माइक्रोवेव में रखिए, तो थोड़ा माइक्रोवेव को 2 मिनट चलाइए, आपका टॉवल गर्म हो जाएगा। फिर ऑयल लगाने के बाद उसको बालों को स्टीम कीजिए। जब आप स्टीम देंगे तो आपके पोर जो है वो ओपन होंगे, और आपका जो नीम है, नामला हेयर ऑयल है, वो थोड़ा अंदर जाएगा, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। और साथ में अगर इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा वूंड्स है, तो उसमें आप हमारे नीम एंड आंवला हेयर ऑयल में 2 कैप्सूल चीटोसन के मिला के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और फिर से वही हॉट टॉवल से स्टीम देना है, और पूरी रात छोड़ दो, और मॉर्निंग यू कैन वॉश। तो मैम, जैसे आजकल लोग काढ़ा भी पीते हैं, जैसे गिलोय का काढ़ा, जो कोई भी और काढ़ा बना के पीते हैं, तो काढ़े में भी ये हम सप्लीमेंट डाल के पी सकते हैं? सर अगर आप ये सप्लीमेंट, मैंने 3 का कॉम्बिनेशन बोला, वो ले रहे तो आपको काढ़े की जरूरत नहीं है, मैं कोई काढ़ा नहीं पीती, ओके, ओके। तो वही काढ़ा है हमारे लिए। जी जी जी, बिल्कुल। तो और आप जो जख्मों को, जो भी जख्म सर में हो रहे हैं, हमारा जिंक जो है वो वूंड्स को हील करने के लिए, स्वेलिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जिंक, जिंक तो एक ऐसा, जिंक और मल्टीविटामिन तो एक ऐसा सप्लीमेंट है, मैं रोज लेती हूँ, हर पेशेंट को मैं देती हूँ वो। जैसे मतलब खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, तो वो रोज लेना ही लेना है सबको। जिंक, ज्यादा जिंक, जिंक इज ए मिनरल, जिंक जिंक इज ए बहुत मिनरल, बहुत। जो खाने में नहीं मिलता हमें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू मैम। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, जितने भी लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो एलर्जी से जुड़े हुए हैं। अगर हाँ आप जी। और पूछना चाहते हैं, हम उनका अभी आंसर नहीं कर पाएंगे, और ना ही वो मैं क्वेश्चन ले पाऊंगा। तो मैम, जो फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए भी हमें यही सप्लीमेंट देने हैं और ऐसे ही देने? यस सर, ऐसे ही लेने हैं। और जिन लोगों को इनका टेस्ट ऐसे पीने में अच्छा नहीं लगता, वो कैप्सूल swallow भी कर सकते हैं। जो फंगस, फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन के लिए सर उनको नाना हैंड वॉश से अच्छे से वॉश करके, सुबह शाम 2 टाइम, और रात को सोने के टाइम नीम एंड आंवला हेयर ऑयल लगा के सोना है। तो मैम, जो लोग कलरिंग करते हैं, बालों को हेयर कलर करते हैं, उनसे भी उनको एलर्जी हो जाती है, तो उस स्वेलिंग आ एलर्जी, जाती है। उस एलर्जी से कैसे बचा जा सके? सर सेम सप्लीमेंट लेना है, और नीम एंड आंवला हेयर ऑयल जरूर यूज करें। काफी लोग ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करते, तो उनको रिक्वेस्ट है कि कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार हमारे ऑयल को जरूर यूज कीजिए। तो मैम, अगर सोरोसिस हेरिडिटरी हो,
तो इसे हम कौन सी एलर्जी बोलेंगे और इसके लिए हमें क्या सर ये एलर्जी नहीं है, उसकी बात फिर सोरियासिस के ऊपर फिर किसी दिन टॉपिक रखेंगे, वो एलर्जी नहीं है, वो इम्यून डिसफंक्शन है। और मैम ESR लेवल हम्म। किसी भी एलर्जी से बढ़ता है? पर इसकी बात पर्सनल कंसल्टेशन में करेंगे। ओके। साइनस के लिए भी सेम आपका चलेगा? साइनस के लिए भी सेम, और साथ में स्टीम, जो स्टफी नोज रहता है, रनिंग नोज रहता है, रनिंग नोज के लिए मैं एक और टिप देना चाहूंगी। मैंने पहले भी बोला है, रनिंग नोज जिनको भी स्नीजिंग होती है, रनिंग नोज होता है, थोड़ा सा कॉटन अपने लेफ्ट ईयर में, एक ही साइड रखें, लेफ्ट ईयर में थोड़ा सा कॉटन रख लें, क्योंकि राइट साइड में सूर्य बेदा होता है जो बॉडी को वार्म रखता है, लेफ्ट साइड में चंद्रा बेदा होता है जो बॉडी को कूल रखता है। अगर आपको सर्दी जुकाम है, विंटर में ठंड लग रही है, तो आप थोड़ा सा कॉटन लेफ्ट ईयर में रखें। और समर में अगर आपको, या फीवर में आपको गर्मी लग रही है या बुखार है, तो वही कॉटन आप राइट ईयर में रखिए, तो तो उससे भी। सिंपल कॉटन रखने थे कुछ उसमें? सिंपल कॉटन सर। ओके। ओके। तो मैम अस्थमा में कोर्टिसेप और ओमेगा को कैसे लेना चाहिए? तो मधु जी एक बहुत सिंपल सा बात है, अस्थमा आपको एम्प्टी स्टमक लेना है इनिशियली टू स्टार्ट विद। कॉर्डिसेप्स, अस्थमा नहीं सर, कॉर्डिसेप्स एम्प्टी स्टमक लेना है। कोर्टिसेप आपको एम्प्टी स्टमक लेना है इनिशियली टू स्टार्ट विद 1 कैप्सूल इन मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक और 1 कैप्सूल इन इवनिंग बिफोर डिनर एम्प्टी स्टमक लेना है। और अगर अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इनको दो दो पे लेके जा सकते हो, 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग। और साथ में आप ओमेगा आफ्टर ब्रेकफास्ट एक ही कैप्सूल लेना है। तो ये आपका डोजेज है। और उसके बाद आपको 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएंगे। जी मैम, क्या सनरेज से एलर्जी कोई हो सकता है? किससे सर? सनरेज। सनरेज से नहीं होता, सुबह का नहीं सर, जो 10 बजे के बाद की धूप होती है उससे हो सकती है, जो अर्ली मॉर्निंग की या लेट इवनिंग की है उससे नहीं हो सकती कोई एलर्जी, ओके। क्योंकि वो बहुत माइल्ड होती है। जी मैम, शैम्पू को यूज करने से जो एलर्जी हो जाती है और मैसिव हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, उसमें हम कौन से सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते आपने शैम्पू चेंज कीजिए पहले, क्योंकि शैम्पू में बहुत सारे केमिकल्स हैं, हमारा शैम्पू इतना अच्छा है वो यूज कीजिए। जिंक सर, जिंक मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जिंक बालों के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन बालों के लिए बहुत जरूरी है, ओमेगा बालों के लिए बहुत जरूरी है। जिनको भी हेयर फॉल होता है उनको प्रोटीन, ओमेगा और जिंक, जिंक 2 सुबह 2 शाम को लीजिए, तो उससे आपका इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और आपका हेयर फॉल एकदम स्टॉप हो जाएगा और आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। हैं? मैम जो हमारा टूथपेस्ट है, क्या अल्जीमा पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो उससे चारकोल सोप और चारकोल सोप मैंने बोला ही है लगाने के लिए, टी ट्री लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं, एक दिन टी ट्री लगाएं एक दिन नीम लगाएं, ऑल्टरनेट डेज। मैम जिन लोगों की आंखें रेड हो जाती हैं, हाँ जी। उन लोगों को क्या आप एडवाइस करते एलर्जी, एलर्जी सर, उन लोगों को भी हैं? एलर्जी है। कईयों को जिंक के कैप्स, परफ्यूम से एलर्जी होती है। यस सर, मैंने परफ्यूम, मैंने बोला कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल से रहती है तो परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, तो जिंक कंटिन्यू कीजिए, ये 3 सप्लीमेंट, रिजल्ट मिले। जिनकी आंखें रेड रहती हैं सर, वो ठंडे पानी में एक आई कप आते हैं छोटे छोटे सर, तो आई कप लेके केमिस्ट शॉप पे मिल जाते हैं, आई कप, आइसक्रीम कप जैसे होते हैं, छोटा साइज होता है, तो ठंडा पानी एकदम लेके तो आइस अपनी उसमें डिप कर सकते हैं। वो पानी में थोड़ा रोज वाटर इजिली मिल जाता है डाबर का, तो रोज वाटर उसमें डाल के 10-10 ड्रॉप, तो अपनी आंखें उसमें डिप करके तो ब्लिंक कर सकते हैं पानी के अंदर, तो उनकी आईज की रेडनेस चली जाएगी। और ठंडा पानी एकदम चिल्ड वाटर, और थोड़ा आइस क्यूब टिश्यू में लेके भी आंखों के ऊपर रब कर सकते हैं। कुकुम्बर को लगा सकते हैं आंखों के ऊपर, ठंडा ठंडा कुकुम्बर ग्रेट करके, तो वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आंखों की जलन कम होगी। और साथ में जिंक लीजिए, जिंक और ओमेगा आंखों के लिए बहुत जरूरी है।
तो मैम एक चीज और थोड़ा सा बताएं, जैसे आपने व्हीट और राइस की बात तो बोली है कि वो नहीं लेना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट में हमें कौन क्या लेना चाहिए और लंच में क्या लेना चाहिए? फाइबर आपने बोला कि रात को आप ले लो, तो क्या रात को हम दूध में फाइबर ले सकते हैं या दूध लेना अच्छा है रात को? काफी लोगों को रात को दूध, रात को व्हाइट चीजें लेनी ही नहीं चाहिए। नो व्हाइट्स इन द नाइट। रात को व्हाइट चीज, चाहे वो राइस है, चाहे पनीर है, चाहे वो एग है, चाहे वो कुछ भी है, व्हाइट चीजें रात को नहीं खानी। दूध दही रात को नहीं खाना। तो मैम एक नो। बात, अच्छा तो मॉर्निंग में फिर वो क्या लें, मॉर्निंग और मॉर्निंग में बेस्ट सर जो मैं लेती हूँ, प्रोटीन शेक लीजिए फाइबर के साथ, और फ्रूट्स लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए आप, इतने यमी होते हैं। हेल्दी फूड खाइए, ओके। और मैं काफी फिलिंग होता है। तो और लंच में आप बाजरा हो गया, मक्की होगी, और काफी चीजें, मिलेट्स, मिलेट्स आप देख लीजिए कितने तरह के मिलेट्स होते हैं, तो मिलेट्स यूज कीजिए। जवार, बाजरा, मक्की, रागी, और ये मुस्लिम सारा के लिए मूसली और जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है, ये इसको इसके लिए आप क्या क्या कहते हैं, ये इज इट हेल्दी फूड? फास्ट फूड नो, ओके। तो शॉर्टकट नहीं। नहीं, अच्छा दूसरी बात मैम एक बात बताइए कि हमें ये जो सप्लीमेंट है, जैसे एलर्जी का केस है जहाँ इम्यूनिटी अपरिच करनी है, तो कितने लंबे समय तक हमें इसको लेते रहना चाहिए? सर ये जो एलर्जीज है ना, इसका किसी भी चीज का सर परमानेंट कोई इलाज नहीं है। मतलब आप अपनी मोबाइल को ले लो, अपनी गाड़ी को ले लो, हर एक को मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस हर एक को चाहिए। तो ऐसे ही बॉडी में ये नहीं है कि आपने एक बार 6 महीने ले लिया तो आपको जिंदगी भर कभी एलर्जी आएगी नहीं। जैसे बुखार की पैरासीटामोल या क्रोसिन एक बार ले ली, आप क्या गारंटी देते हो कि दोबारा आपको फीवर आएगा नहीं इस साल में या लाइफ टाइम? आता है, बार बार आता है। इसी तरह से सप्लीमेंट्स ऑन एंड ऑफ, अगर आप छोड़ना चाहो बीच में छोड़ के, पर लेते रहो तो ठीक रहोगे। ओके मेंटेनेंस इज मस्ट। हर चीज को मेंटेन कीजिए, मैम, स्पेशली अगर अपनी हेल्थ। यस सर। पूरी बॉडी में ईचिंग हो तो व्हाट इज दैट, मतलब कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ब्लड प्योरिफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ अलग हो सकता है? सर ब्लड, ब्लड, मैंने बोला। हाँ, तो उसके लिए ओपीसी हमें देना होगा? उसके लिए सर नहीं, ओपीसी के लिए तो अगर ब्लड क्लॉटिंग हो तो ओपीसी देते हैं। तो उसके लिए भी सर ये टीपोली हमारा काम कर देगी। यही 3 सप्लीमेंट चलेंगे। ओके। और साथ में हमारा सोप यूज करें। लोग जो मार्केट के सोप यूज करते हैं केमिकल्स वाले, उससे भी बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम। तो मैम जैसे वैक्सिंग के बाद कई बार पोर्स ज़्यादा, जैसे लेडीज वैक्सिंग करवाती हैं तो पोर्स ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, तो उसमें भी कभी रेडनेस वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए, ईचिंग भी होती है, हाँ उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? उसके लिए भी सेम सप्लीमेंट। और उसमें मैं क्या बोलूंगी, अगेन आप एक ठंडा पानी ले लीजिए, आइस वाटर। आइस वाटर लेके, और उसमें अगर आप जिंक के 2 कैप्सूल डाल के, तो उसको पूरी बॉडी पे जहां जहां रैशेज है, तो वहां पे अगर आप लगाएं तो आपको ईचिंग में राहत मिलेगी। और मैम अगर कोई बच्चा 5 साल का है और उसको वीट एलर्जी है, तो उसको हम कौन से सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं? एक तो मेरे ख्याल से प्रोकिड है और साथ में जिंक भी प्रोकिट, दे हाँ सकते प्रोकिट, प्रोकिट दीजिए, जिंक दीजिए, बस 2 सप्लीमेंट दीजिए, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएंगे। हैं। जी हेमलता जी, आप स्टीपोली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम ले सकते हैं। स्किन ब्लैक हो और वो सारा एरिया जिस पे सन पड़ता हो, तो उसे तो हम मैम क्या बोलते हैं, जैसे स्किन सनबर्न, सन, सनबर्न। तो सनबर्न का जो होता है, वो भी एलर्जी है या वो समथिंग समथिंग डिफरेंट? सर सनबर्न, एक तो उनको बोलो उनकी स्किन सेंसिटिव होगी, धूप में कम निकले, जब तेज धूप है तो कम निकले, अगर जाना ही पड़े या तो छाता लें या कवर करके निकले। और दूसरा, यही सप्लीमेंट ले। और तीसरा, कोई भी अच्छा सनस्क्रीन यूज करके निकले, तो बाहर जाने से 15 मिनट पहले कोई अच्छा सनस्क्रीन लगा के तो फिर बाहर निकले, डायरेक्ट सन के नीचे एक्सपोज ना हो। जी।
मैम एक चीज बताओ, फ्रूट से भी एलर्जी हो सकती है? फ्रूट से भी होती है, काफी लोगों को फ्रूट से भी होती है। तो संघा जी की डॉटर है, जो जब वो फ्रूट इनटेक करती है तो उसके जो लोअर लिप्स है वो स्वेलअप, स्वॉलन, हाँ। और थ्रोट में इचिंग होता है। तो ये क्या रीजन हो सकता है मैम? क्या सर को बच्चों को उनको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से फ्रूट से उसको एलर्जी होती है। ओके, तो पर्टिकुलर किसी एक फ्रूट से होती होगी? ये ऐसा यस नहीं सर। होता है कि जो वो फ्रूट इनटेक कर रहे हैं जहाँ उसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट ज्यादा हो, या क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। और उनको बोलिए कि छोटी बच्ची है तो हमारा प्रोकिड और जिंक दे, ओके, फर्क पड़ेगा एलर्जी को। तो उसमें मैम जो आपने वो सनबर्न के लिए वो क्या क्या बताया था, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? मैंने सर सनस्क्रीन बोला उनको, कोई भी अच्छा सनस्क्रीन लगाएं फेस पे, जी। और साथ में सेम सप्लीमेंट्स यूज करें। और धूप में जाने से पहले आप प्रोटेक्शन लेके, मतलब छाता या दुपट्टा कुछ कवर करके अपने आप को निकले, और कोशिश करें कि ज्यादा तेज धूप में बाहर ना जाएं। ओके, और मैम मिल्क एलर्जी, अगर है मिल्क की एलर्जी है तो क्या लेना चाहिए? सर मिल्क एलर्जी बहुत कॉमन है, जैसे मैंने बोला, लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग होती है, ब्रीदिंग होती है। और आस्थमा के पेशेंट को तो दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। आस्थमा के पेशेंट को, जिनको भी लंग्स इन्फेक्शन है, तो उनको मिल्क प्रोडक्ट, डायरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, चाहे वो चॉकलेट्स है, चाहे वो दूध दही पनीर है। उनको दूर रहना चाहिए, उससे उनका अटैक, मतलब आस्थमा का अटैक ज्यादा होता है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ओके, ओके, तो मैं अब मैम कुछ हमारे हैंड रेज हैं तो उनको, कुछ लोगों को हम मौका देते हैं अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। तो शोसा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हमने ले लिए हैं, अभी भी मैसेजेस हमारे पास बहुत है, लेकिन सबके मैसेज थोड़ा सा वही डिफिकल्ट रहेगा। प्रोटीन शेक एंड फाइबर का नाम है, प्रोटीन शेक एंड फाइबर का नाम है, आई डोंट अंडरस्टैंड डॉक्टर एस बी सिंह, आपकी बात मैं समझ नहीं पाया हूँ। हमारा हाई फाइबर, सर नाम बता दीजिए, हमारे प्रोटीन का क्या नाम है? और हाई। अडल्ट अडल्ट प्रोटीन है हमारा, और हाई फाइबर है, ये नाम ही है, अडल्ट प्रोटीन शेक और हाई फाइबर, ये हमारे प्रोडक्ट के नाम है। और एक हमारा प्रोटीन आता है जो प्रोकिड के रूप में है, प्रोकिड उसको बोला जाता है। बच्चों के लिए। जी, बच्चों के लिए, और एल्डरली पर्सन भी उसको ले सकते हैं, ले वैसे कोई भी सकते हैं। 60+ को मैं हमेशा किड्स प्रोटीन देती हूँ, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते एडल्ट प्रोटीन। जी मैम, कभी पानी से भी एलर्जी हो सकती है? पानी से नहीं होती सर। पानी अगर डर्टी हो, गंदा पानी हो, बारिश का पानी हो या किसी तालाब का पानी हो, मतलब पानी में केमिकल्स हो, या स्विमिंग पूल का पानी हो जिसमें क्लोरीन रहता है, तो उससे हो सकती है। बट जो नॉर्मल घर में ड्रिंकिंग वाटर है, उससे नहीं होती, क्योंकि बॉडी खुद 75% पानी से बनी हुई है। मैम, जो स्नोरिंग है वो एलर्जी है, या वो क्या है, स्नोरिंग क्या है? स्नोरिंग सर एक डिसऑर्डर है, एलर्जी तो नहीं है। स्नोरिंग के लिए सेल रेजुविनेशन, टी पोली और जिंक अच्छे रिजल्ट देता है। स्नोरिंग और जिंक अच्छे सेम रहते हैं। सेम तीन, यस सेम तीन। और साथ में हेड केयर मल्टी फंक्शन हेड केयर अपैरेटस। मैम, जो अंडरगारमेंट के इलास्टिक होते हैं उससे भी एलर्जी हो जाता है? अगर टाइट हो तो। ओके, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? सर अपना साइज सबको पता होता है, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल पहने, ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। ओके, तो मैम ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, अब हम कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, उनसे हम लोग, उनसे क्वेश्चंस जो पूछना चाहते हैं उनसे हम लोग
अनम्यूट कर देते हैं। तो सबसे यस सर। पहले मैं करने जा रहा हूँ संजय जी को। तो संजय जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। संजय, संजय आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो हम खुशी जी को अनम्यूट कर रहे हैं। खुशी जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू सो मच सर। बट मेरा ये क्वेश्चन था मैम, मेरे बेटे है ना 5 साल का, उसको पता नहीं कहाँ से खुजली हो गई बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा उसको दवाई वगैरह भी खिलाया, प्रोटीन तो मैं देती हूँ, जिंक भी कभी कभी उसको दे देती हूँ, रोज नहीं कभी देती। कभी नहीं देना, रोज देना, रोज दो। और प्रो किट अच्छा। भी रोज दीजिए, तो हाँ आपको जी, रिजल्ट प्रोटीन मिलेंगे। रोज देती और उसकी हूँ। खुजली जहाँ पे पूरे जिस्म पे उसको कौन सा सोप यूज कर रहे हो बच्चे के लिए? वही हम जो मिल्क वाली है ना, वही 6 पीस वाली, वही यूज करते हैं। ओके, हाँ तो जी। बच्चे के लिए ऑरेंज वाला यूज कीजिए। और ड्राई स्किन है? नहीं, नॉर्मल है उसका। ओके, तो ऑरेंज वाला यूज कीजिए, हनी एंड ऑरेंज वाला। और साथ में उसके आप नाना हैंड वॉश भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। और साथ में हमारा ओके नीम एंड आंवला जो हेयर ऑयल है वो उसकी बॉडी पे लगाइए। तो उसमें भी नीम की वजह से काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। और उसकी वजह से हमें भी हो गया है, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे को भी, सबको हो गया। और बहुत आपकी तो एक्चुअली पर्सनल वाली कंसल्टेशन चल रही है। तो आप जिनको भी ऐसे खुजली होती है, ईचिंग होती है, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप अपनी जो बेडशीट है वो कितने दिनों के बाद बदलते हो? वही चादर? 2 दिन 3 दिन में धुलती है मैम। मैम, व्हाट वी डू, हम लोग जैसे जिनका और ज्यादा है, हम लोग हर किसी से एक एक क्वेश्चन ही ले पाएंगे। अगर हम हाँ सब जी। दो दो तीन तीन क्वेश्चन लेंगे तो हम सबको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू हाँ सो जी। मच मैम। सिंगल क्वेश्चन ही ले पाएंगे किसी का भी। प्लीज आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो हमारा जो कंसल्टेशन सेशन है उसमें आप जरूर बने। उसमें आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें और आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड हर तरीके से आपको करा जाएगा। तो थैंक यू खुशी। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनील जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। मैम, मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअल में मेरे पास एक केस है जिसमें 10 साल हो गए उनके स्किन पे। बेसिकली उनको पहले एलर्जी हुई थी और इचिंग होती थी काफी। बट इचिंग होने के साथ में उनकी जो पूरी बॉडी के ऊपर ऐसा लगता है जैसे फिंसियां हुई हैं बहुत सारी, और टोटल जो स्किन है ब्लैक हो गई है। बट वो एरिया सिर्फ ब्लैक हुआ है जिस एरिया में मैम सनलाइट पड़ती है। जो एरियाज हमारे लाइक ड्रेस से ढके रहते हैं उन एरियाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितना भी एरिया हमारा है, लाइक अगर मैं फोरहेड की बात करूं तो इतना ब्लैक हो चुका है कि अनबिलीवेबल। और एक चीज, और क्या उस पर हम रिजल्ट ले सकते हैं और हमें क्या चीज रिकमेंड करनी चाहिए? सनबर्न बोलते हैं उसको। जो एरिया जी आपने बोला ढका हुआ है वो ठीक है, जो एक्सपोज होता है तो वो ब्लैक हो चुका है, तो वो सनबर्न की वजह से हुआ है। तो वही बोलिए उनको कि धूप में सीधा धूप में मत निकले, और कम धूप में निकले, और एक्सपोज मत करें अपने आप को। और अच्छा सनस्क्रीन लगाएं, और रात को सोने के टाइम आंवला नीम ऑयल लगाएं। और हमारा टी ट्री ऑयल है, सॉरी टी ट्री सोप है, नीम सोप है, वो यूज करें। व्हाइट गोट्स मिल्क सोप है, गोट्स मिल्क एंड एलमंड, वो यूज करें। सोप यूज करने का तरीका मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, पता नहीं आपको पता है या नहीं। जी मैम, जी आइडिया है वो, बिल्कुल एकदम लगा के, याद है। हाँ, अच्छे से उसको एक्टिव करना है, पहले हर्ब्स को एक्टिव करना है, मसाज करके, जेंटली मसाज करके एक्टिव करने के बाद उसको 5 मिनट छोड़ना है। छोड़ने के बाद सुबह शाम 2 बार यूज करें। और फिर उनको बोलिए कि हमारा नीम एंड आंवला ऑयल लगाएं उसके ऊपर। और कोई भी सनस्क्रीन जरूर यूज करें बाहर जाने से पहले। मैम, मैंने सोप, अपना गोट मिल्क सोप और हेयर ऑयल ऑलरेडी उनको दे दिया है, और जैसे आपने बोला मैंने वैसे यूज करने के लिए बोला है। बट मैं एक्चुअली में टाइम ओपीसी, आपसे इसलिए चाह रहा था कि ओपीसी, yes, yes, ओपीसी और सेल रेजुविनेशन साथ में खाने को दो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच रुपेश सर, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। संजय जी, आप बात कर सकते हैं। संजय जी, आप अनम्यूट हैं, आप बात कर सकते हैं।
तो डॉक्टर जावेद आप भी बात कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। और सोनी जी आप बात कर सकती हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पुट कर सकती हैं। Okay, thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली मैंने ये चैट में भी लिखा था, एक्चुअली आई एम राइट नाउ सफरिंग विद एक्जिमा। मैंने हालांकि पहले भी थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा था, बट अब प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो आपने जब सोरासिस के बारे में अपने एक मीटिंग में कहा था कि हैंड वॉश और हेयर ऑयल अप्लाई करने के लिए, ऑल्दो आई हैव एक्जिमा बट आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग दोज थिंग्स ऑन माय वुंड। बट अब प्रॉब्लम ये है कि even after applying the hair oil, after washing the wound, even after applying the hair oil, there is extremely burning sensation which I can't bear. दैट मीन यू बहुत आर ज्यादा गेटिंग गुड रिजल्ट। इसका मतलब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नीम काम कर रहा है, नीम से बर्निंग सेंसेशन आएगी ही आएगी क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है, तो ये बहुत Okay. इंपॉर्टेंट है, ये दैट इज देयर, ये आएगी ही आएगी, एंटीसेप्टिक है वो इसलिए। जी मैम। और सप्लीमेंट कौन से ले रहे हो? मैम सप्लीमेंट मैं जिंक ले रही हूँ अभी, मल्टीविटामिन अभी नहीं ले रही हूँ, टी पोली ले रही थी, जस्ट थोड़े ही दिन हुए वो मतलब कि खत्म हुआ है। जिंक ले रही हूँ और अभी तो फिलहाल और कुछ नहीं ले रही। साथ में ओपीसी और सेल रेजुविनेशन शुरू कीजिए। ओके मैम। और मैम ये अब जो बर्निंग सेंसेशन है इसका क्विक कोई रेमेडी है? ये कोई रेमेडी नहीं, यूज कीजिए। आपको रिजल्ट्स, वो रेड भी हो गया होगा, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कंटिन्यूस कीजिए उसी के साथ। ओके मैम। कुछ आइस वगैरह, कुछ मतलब ठंडा कुछ सेंसेशन हाँ जिससे हाँ, वो उसमें मैंने हाँ आइस लगा सकते हैं, आइस वाले पानी में जिंक के 2 कैप्सूल डाल के लगा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं। आप प्लीज एक एक क्वेश्चन ही करिए, अगर आपके ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन में आना होगा, तो प्लीज आप रेलिवेंट एलर्जी के ऊपर ही आज क्वेश्चन कर सकते हैं और एक ही क्वेश्चन हम एक पर्सन से लेंगे। तो प्रियंका शर्मा जी है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो प्रियंका जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, जी आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रुपेश सर। गुड गुड मॉर्निंग फ्रीदा मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपना पैंटी लाइनर जो है ना, काफी लेडीज को अभी दिक्कत आनी शुरू हुई है, अपना पैंटी लाइनर यूज करने से उनको रेसिस हो जाते हैं साइडों में। वो पैंटी लाइनर यूज करने से नहीं होते, क्योंकि पैंटी लाइनर हमारा इतना बड़ा नहीं है जो साइडों तक पहुंचे, वो इतना सा है कि वो सेंटर में ही रहेगा। तो उनको जो हो रहे हैं वो उनकी पैंटी की वजह से हो रहे हैं। जो पैंटी वो यूज करते हैं वो टाइट होगी, उसकी इलास्टिक टाइट होगा, या ज्यादा गीली होगी, मतलब वेट पैंटी से भी अगर चलते हैं तो रैशेज होते हैं। तो पैंटी लाइनर से नहीं हो रहे, उनकी पैंटी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि पैंटी लाइनर इतना चौड़ा नहीं है कि साइडों तक जा सके। जी काजल ठाकुर जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि समटाइम्स अगर किसी को कोई वैक्सिंग करवा रही है फीमेल, तो उसमें रेडनेस सी हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं एंड ब्लैक हेड्स हो जाता है, जो काफी टाइम तक रहता है, लाइक क्लीन स्किन जो होती है ना वैसा नहीं रहता है। तो उस एलर्जी के लिए भी सेम सप्लीमेंट्स ही है या कुछ समथिंग एडिशनल? सेम सप्लीमेंट है, और वो तो टेम्परेरी रहता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर नहीं होता, चला जाता है यस वो मैम, तो बट 1-2 ये होता है दिन। कि जैसे लिटिल बिट ग्रोथ हो या कुछ हो तो वो स्किन जो है ना वो प्योर जैसे काइंड ऑफ एकदम स्मूथ जैसे स्किन होती है ना वैसा नहीं रहता है। लिटिल पोर्स जो है वो पोर्स रहते ही हैं स्किन में, स्मूथनेस नहीं दिखती है। तो उस चीज के लिए वो जो एलर्जी वैसे पूरी नीम एंड प्योर नहीं आंवला, हो सकती है। नीम एंड आंवला हेयर ऑयल यूज कीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए, मतलब लगा के छोड़ना नहीं है उसको, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स मसाज कीजिए वहां पे, टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। या आप और भी कर सकते हो, हेड केयर लेके, हेड केयर से भी इस तरह से ऑयल लगा के थोड़ा उससे भी मसाज कर सकते हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो वेलकम। मच। सुशील मैम आप अनम्यूट हो, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक केस है, जो एक लेडीज है, उनकी जो एज है वो 40 या 42 के आसपास है।
जी और उनको जो प्रॉब्लम है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम है, उनको कई सालों से है, तो उनके जो फेस पे है, मतलब वो ज्यादा फैली हुई है, और वो जो एलर्जी है उनके बालों तक जा चुकी है। सिर किस में चीज जो की एलर्जी, एलर्जी है, कैसी एलर्जी है? एलर्जी भी कई तरह की होती है ना। सिर में जो एलर्जी है ना, वो वहां से उनके जो बाल भी हैं वो भी खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। और चेहरे हम्म। पे एलर्जी वहां से, जैसे उसमें से थोड़ा पानी जैसे मवाद वगैरह वो आता है, और उस पर अभी जैसे जब थोड़ा बहुत वो उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो उस पर पपड़ी वगैरह जमना शुरू हो जाती है। हमारे जो स्पाइरुलिना कैप्सूल है, तो वो कैप्सूल 2 कैप्सूल रोज वाटर में, नहीं तो नींबू के जूस में, लाइम जूस में मिक्स करके उसको बोलो फेस पे लगाने के लिए, फेस पैक की तरह लगाने के लिए। यस मैम। और हेयर ऑयल, हेयर ऑयल भी लगा सकते हैं। तो जिन पे ज्यादा क्रॉनिक है वो आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ पर्सनल कंसल्टेशन में कंसल्ट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि इम्तियाज बाबा, केस हिस्ट्री पूरी लेनी होती है। हाँ जी, इम्तियाज बाबा आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर साहब, एक एलर्जी जो हेरिडिटी के बेस पे भी होती है, जैसे कि मतलब नज़ला जुकाम, अस्थमा, उसमें जो है खट्टा खाने से, ज्यादा ठंडा पीने से, फ्रूट खाने से, लेकिन चलो बड़ा जो भी कर लेता है अपना इम्यूनिटी को बिल्ड करके उससे जो है फाइट कर लेता है, लेकिन अब बच्चा है जो दूध पीता हो 2 महीने का, 1 महीने का है, 6 महीने का, तो उस बच्चे के लिए क्या किया जाए इस तरह से ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम बिल्ड हो, ताकि वो जो है उस एलर्जी से जो हेरिडिटी है उससे बच पाए, छींके ना आए उसको। इतने छोटे बच्चे को, 2 महीने के, 6 महीने के बच्चे को तो छींके नहीं आती। आते हैं मैम, इसीलिए तो मैं इतनी देर तक वेट कर रहा, मेरा नंबर कब लगे। ओके, तो उनके लिए बच्चे की उम्र बताइए कितनी है, 2 महीने है या 6 महीने है? 40 अंडर 40 डेज। 40 डेज, 40 दिन का बच्चा है। हाँ जी, उससे कम। ओके, तो बच्चे को एक तो आप गर्म पानी में हमारा जिंक का कैप्सूल डाल के, तो उसको जी स्टीम दूर से बेड के ऊपर से उल्टा करके, पानी नीचे रहेगा, थोड़ी स्टीम दिलवाइए उसको बच्चे को। जी और जी। दूसरा काम कीजिए, उसके लेफ्ट कान में कॉटन रखिए। अच्छा अच्छा। लेफ्ट कान में, सिर्फ एक ही कान में रखना है, दोनों कानों में नहीं रखना। जी जी और तीसरा क्या कीजिए, हमारा जो नीम एंड आंवला हेयर ऑयल है, उसकी जी मसाज उसकी चेस्ट और पीठ, लंग्स एरिया जो होता है ना, तो जी जी। वहां पे हल्के गर्म करके, हल्का सा गर्म करके, जितना बच्चा बर्दाश्त कर सके, मतलब छू के देख लो पहले, हल्का जी गुनगुना जी। होना चाहिए। तो चेस्ट और पीछे बैक पे उसके मसाज कर दीजिए, पैरों के नीचे भी। अच्छा डॉक्टर और साहब, अगर उसकी माँ को हम जिंक सप्लीमेंट्स वगैरह देंगे, उसका माँ असर को उस पे आगे? प्रोटीन, उस पे भी आ रही हूँ, माँ को प्रोटीन और जिंक 2 चीजें देनी है। प्रोटीन पाउडर, किड्स प्रोटीन पाउडर देना है उसको, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब, बच्चा प्रोटीन के ड्यू टू प्रोटीन पेट का जो है गड़बड़ रहता है बच्चे में, कभी कब्ज चक्कर वगैरह, तो उसे कोई प्रोटीन से, अपने प्रोटीन से दिक्कत तो नहीं प्रोटीन से आएगी? अच्छा प्रोटीन मोशन होएगा। नहीं नहीं, क्लेंजिंग होती है अच्छे से, बच्चा अच्छे से मोशन पास करेगा। तो तो किड्स डिस प्रोटीन माँ को दीजिए और जिंक माँ को दीजिए। तो ये वह कौन सा वाला, उसको डिस्कैटी वाला प्रोटीन ठीक रहेगा कि पाउडर वाला अडल्ट प्रोटीन? पाउडर वाला, प्रोकिड। प्रोकिड, बच्चों वाला। प्रोकिड बच्चों वाला। हाँ जी। यस। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा मैम, उसके लिए मुझे बताइए, जो नज़ला जुकाम, जैसे छाती अस्थमा पेशेंट के लिए क्या सूटेबल रहेगा, किस तरह रहेगा? जैसे फ्रूट से, किसी भी फ्रूट से, खट्टे, खासकर खट्टा सर फ्रूट ने हो। बोला एक सवाल एक टाइम, क्योंकि बाकी लोग भी प्लीज वेट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे बस मुझे बता दीजिए। अस्थमा पेशेंट है, जुकाम भी होता है, एक बार सर में ने एक भी बोला दवा ना, से। कॉर्डिसिप दो उनको, ओमेगा दो अस्थमा जी वाले को, और साथ में जिंक और टी पोली दीजिए। हमारा एलर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीविटामिन, जिंक, टीपोली, सेल रिजुविनेशन। तो ये 4 प्रोडक्ट अपने पास नोट कर लीजिए। जिंक, सेल रिजुविनेशन, टीपोली। आपको एक एक कैप्सूल हॉट वाटर में, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डालकर मिक्स करके सिप सिप करके पीना है 2 टाइम, सुबह और शाम। कप में पानी डालना है,
पतीले में कैप्सूल नहीं डालने, हाँ, कप में पानी डाल के फिर कप में कैप्सूल। कप में आप जो सप्लीमेंट का पाउडर डालिए उसके ऊपर पानी डालकर उसको आपने इंटेक करना है। अगर आपने पतीले में करना है तो वो सिर्फ टेस्ट एनहेंसर के लिए यूज करेंगे, जो मिंट के पत्ते डालेंगे उसको उबालने के लिए। तो वो सप्लीमेंट को उबालना नहीं शुरू करना, आपको सप्लीमेंट को डालकर ही आपको लेना है। तो आप लेमन, हनी और दालचीनी वगैरह टेस्ट एनहेंसर के रूप में आप उसको यूज ऐड कर सकते हैं। तो वो ऐड कर सकते हैं। तो ये एलर्जी का अल्टमोस्ट वे आउट है आपकी एलर्जी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और सबसे बेस्ट तरीका है आपकी इम्यूनिटी को भी अपरिच करने के लिए। तो ये 3 ही सप्लीमेंट आपकी हर एलर्जी पे काम करेंगे। और दूसरी चीज, जैसे बहुत से लोगों को पर्टिकुलर किसी खाने से एलर्जी होती है, किसी भी चीज से एलर्जी होती है, तो उनको ये टेक केयर करना है कि कौन सी चीज खाने से एलर्जी हो रही है, और उसके बाद वो फिर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर पर्सनल कंसल्टेशन में बैठकर पूरी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी उनके लिए बेटर सजेशंस होंगे वो डॉक्टर फरीदा खान आपको जरूर से जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, तो वो एक बार जल्दी से हमें चैट में मैसेज कर दीजिए। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से माफी भी मांगना चाहूंगा कि हम सब लोगों के क्वेश्चन आज नहीं ले पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे। लेकिन उन सब क्वेश्चंस का अल्टीमेट आंसर एक ही है कि आपको 4 सप्लीमेंट लेने हैं, मल्टीविटामिन, अगेन बोल रहा हूँ, जिंक, सेल रिजुविनेशन और टीपोली। इनको चाय के रूप में बनाकर लेना है, बहुत सिंपल है। तो आपके मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर एक ही है